Hello everyone and good morning. My name is Vivek Sharma and today we're going to discuss about the most important issues of the day. The first article that we have to discuss here is about Yarlung Zongbo River. अब ये जो टॉपिक है आप इसे जीएस पेपर 2 से रिलेट कर सकते हैं, इंडिया एंड इट्स नेबरहुड से. वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट दिस टॉपिक. सेकेंड आर्टिकल आपका इकोनॉमी सेक्शन से, जिसे आप जीएस पेपर 3 से रिलेट कर सकते हैं एंड इवन आप इसे रिलेट कर सकते हैं गवर्नेंस टॉपिक से भी, जो कि आपका जीएस पेपर 2 का पार्ट है. तो वी विल बी टॉकिंग अबाउट दिस सर्वे एंड हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे 2023-24. इसके मेजर जो आउटकम्स हैं उसको हम समझने की कोशिश करेंगे. सो वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट दिस फ्रॉम द मेंस पर्सपेक्टिव. लास्ट आर्टिकल वी विल बी टॉकिंग अबाउट मरीन हीट वेव, जिसकी वजह से 40 लाख अलास्कन सी बर्ड्स की डेथ हुई है. वी विल बी टॉकिंग अबाउट दिस. बहुत इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट यहां पर समझेंगे मरीन हीट वेव का, उसका क्या इंपैक्ट होता है नेचर पे, एंड देन वी विल बी टॉकिंग अबाउट द आउटकम. नाउ बिफोर स्टार्टिंग विद द टॉपिक, लेट मी टेल यू, अगर आपने इस पूरे लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना है, ऑल यू हैव टू डू इज स्कैन दिस क्यूआर कोड. स्कैन करने के बाद यू विल बी रीचिंग एट माय टेलीग्राम चैनल. आप यहां से इस पीडीएफ को डेली बेसिस पे डाउनलोड कर सकते हैं. आइए अब शुरुआत करते हैं आज के डिस्कशन की. आज का पहला आर्टिकल, आज थोड़ा डिस्कशन का वे मेरा थोड़ा अलग रहेगा. यहां पर आपको समझना होगा कि क्या आपको प्रीलिम्स के लिए पढ़ना चाहिए एंड क्या आपको मेंस के लिए पढ़ना चाहिए. देखो, एवरी आर्टिकल इफ यू टॉक अबाउट, जो भी आप रीड करते हो, उनको इन दो पैमानों पे आपको नापने की बहुत ज्यादा जरूरत है, और इसमें आपको अक्सर हेल्प करता है आपका सिलेबस एंड पीवाईक्यूज. तो यहां पर आपको क्या करना है, आपको उन बेसिस पे पॉइंट्स लिखने होते हैं कि क्या चीजें आपको पढ़नी है. जैसे टेक एन एग्जांपल, अब इस पूरे आर्टिकल में हम ब्रह्मपुत्र रिवर की बात करेंगे, तो ब्रह्मपुत्र रिवर आपकी इंपॉर्टेंट है. अब रिवर्स के ऊपर किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो ट्रिब्यूटरीज के बारे में आपको पूछ लिया जाता है, कहां से रिवर ओरिजिन करती है उसके बारे में पूछ लिया जाता है. एंड एक बार यूपीएससी ने एक क्वेश्चन पूछा था कि भी कावेरी बेसिन के ऊपर आपके कौन कौन से जैसे नेशनल पार्क लोकेटेड है, तो कौन कौन से प्रोटेक्टेड एरिया यहां पर आपके आते हैं, आपको उसके बारे में भी रीड करना चाहिए. तो मतलब ये आपके प्रीलिम स्पेसिफिक न्यूज हो गई. अब मेंस स्पेसिफिक क्या है, देखिए इसके ऊपर कोई फुल फ्लेज क्वेश्चन नहीं आ सकता है, लीस्ट प्रोबेबिलिटी है. तो इंडिया चाइना रिलेशन के ऊपर आपका क्वेश्चन बनेगा, एंड उसके लिए ये एज अ फीडर पॉइंट, या आप ये कह सकते हैं फोल्डर पॉइंट, सॉरी, या एक पॉइंटर के तौर पे आप इसे यूज कर पाएंगे. तो कहीं ना कहीं आपको अपने नोट्स उसी अकॉर्डिंगली यहां पर मैनेज करने होंगे. तो आइए शुरुआत करते हैं इस पूरे टॉपिक की. बट बिफोर दैट एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है. देखिए, इसी क्लैरिटी के साथ कि भाई कौन से आर्टिकल्स आपको प्री के लिए पढ़ने चाहिए, कौन से टॉपिक आपको प्री के लिए पढ़ने चाहिए, इसके लिए हम लेके आए हैं एक प्रीलिम्स क्रैश कोर्स. और इस क्रैश कोर्स में अभी आपको एक हेवी डिस्काउंट मिल रहा है. आप अगर मेरा कूपन कोड यूज करेंगे वी शर्मा, दैट इज VSHMA, तो आपको ये पूरा क्रैश कोर्स 6500 में पड़ेगा. अगर आप इस ऑफर को अवेल करना चाहते हैं तो आप क्या कीजिए, नीचे दिए हुए नंबर पे कॉल कीजिए और उन्हें बताइए कि विवेक सर की वीडियो से मैंने ये पूरा क्रैश कोर्स के बारे में जाना था. तो आपको पूरी डिटेल प्रोवाइड कर देंगे कि कैसे हम एक स्ट्रैटेजी डेवलप कर चुके हैं कि प्रीलिम्स में आपको इससे मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके. तो आइए अब शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की. देखिए, सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि प्रीलिम्स में आपको पूछा जाता है कि ये रिवर कहां से ओरिजिनेट करती है. तो माउंट कैलाश के बारे में आपको पता होगा, जो कि तिब्बत में यहां पर लोकेटेड है. इसी के पास एक आपकी लेक है, दैट इज मान सरोवर लेक. इस लेक से ओरिजिनेट करती है आपकी ब्रह्मपुत्र रिवर, जिसे यारलुंग जोंगपो भी कहा जाता है या यारलुंग सांगपो भी कहा जाता है. अब ये जो रिवर है एक्चुअल में चैम यांग डोंग ग्लेशियर्स जो है वहां से ओरिजिनेट करते हैं मानसरोवर के. इसे तिब्बत में एक्चुअल में सांगपो रिवर के नाम से जाना जाता है. सांगपो, यारलुंग सांगपो, यांगपो वहीं से आता है. अब इंडिया में 1200 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद ये एंटर करती है नियर नामचा बरवा,
ये अरुणाचल प्रदेश में आपकी एक हाईएस्ट पीक है नामचा बरवा, यहां से एंटर करती, और यहां पर एक आपका पास है जिसका नाम है यांगयुंग पास, तो वहां से ये इंडिया के अंदर एंटर करती है। अब जैसे ये इंडिया के अंदर एंटर करते हैं, इसका एक्चुअल नाम ब्रह्मपुत्रा नहीं होता है। ब्रह्मपुत्रा तो जब इसमें दो आपकी मेजर ट्रिब्यूटरीज इसकी मीट करते, 2-3, उसके बाद नाम पड़ता है। वैसे इसे सिहांग या दिबांग के नाम से जाना जाता है। बाद में इसमें दिबांग, लोहित, ये 2 इंपॉर्टेंट रिवर्स ऐड होती है, जिसके बाद इसे ब्रह्मपुत्र रिवर के नाम से जाना जाता है। अब ये इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है। वैसे राइट बैंक में आपको सुबनश्री, मानस, संकोस और तीस्ता जैसी रिवर्स देखने को मिलती हैं। लेफ्ट बैंक पे मेजर ट्रिब्यूटरी कोपली एंड धनसरी, लोहित, दिबांग, दिहांग, ये आपको याद रखनी है, बिकॉज हो सकता है आपको मैच द फॉलोइंग टाइप का क्वेश्चन यहां पे आ जाए। अब देखिए, अगर आप देखें इस पूरे ब्रह्मपुत्र रिवर पे यानी सांगपो रिवर पे चाइना के कई मेजर प्रोजेक्ट्स हैं, जिसमें से एक सबसे इंपॉर्टेंट है 3 जॉर्ज डैम। नाम याद रखना, हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए कि भाई मैच द फॉलोइंग में एक ऑप्शन हो 3 जॉर्ज डैम, आपको रिवर कोई अलग दे रखे हो, तो ये ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर लोकेटेड है, जिसे वहां पर यालुंग ज़ैंगबो नाम से भी जाना जाता है। अब देखो, ये जो पूरा आपका डैम है, इसके अलावा चाइना ने और भी बहुत सारे मल्टीपल डैम इसके ऊपर कंस्ट्रक्ट कर रखे हैं। जैसे ज़ैंगमू डैम है आपका, ये ऑपरेशनल है 2015 से, और कुछ डैम आपके अभी बन रहे हैं जैसे डागू और बाकी सारे। अब चाइना इसके ऊपर एक और डैम प्रपोज कर रहा है जिसके बहुत सारे नेगेटिव रिपरकशंस हो सकते हैं। अब इसमें सबसे पहला जो नेगेटिव रिपरकशन है, जो मेंस पर्सपेक्टिव से आपको याद रखना है कि देखो, चाइना इससे इस पूरे एरिया का वाटर फ्लो कंट्रोल कर सकता है। अब ब्रह्मपुत्र रिवर एक तरह से आप कह सकते हो कि लाइफलाइन है पूरे नॉर्थ ईस्ट के लिए, कि वन ऑफ द मेजर रिवर है। तो लोगों का एग्रीकल्चर हो, चाहे उनका लाइवलीहुड हो, या इस पूरे एरिया की बायोडाइवर्सिटी, ये सब इसके ऊपर डिपेंड करेगी। तो यहां पर आपको समझना होगा कि चाइना अगर फ्लो को रेगुलेट कर सकता है, तो जब चाइना में बारिश ज्यादा हुई है तो इंडिया में वो फ्लडिंग कॉज कर सकता है, बिकॉज फ्लड गेट्स खोल दिए तो इंडिया को बिना बताए खोले, तो इंडिया उसे मैनेज कैसे करेगा, फ्लडिंग की प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम, अगर रेनफॉल कम हुई है तो पूरे पानी को कंट्रोल कर सकता है, पूरा एरिया यहां पर पानी के लिए तरस सकता है, तो दैट इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम। तो मतलब कहीं ना कहीं इंडिया की नॉर्थ ईस्ट की लाइफलाइन को ये पूरी तरह से अपने कंट्रोल में कर लेगा। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारे लिए। दूसरी जो मेजर प्रॉब्लम यहां पर देखने को मिलती है वो है इकोलॉजी से रिलेटेड। अब इकोलॉजी से रिलेटेड क्या है, देखिए इस एरिया में जो रिवर है बहुत सारा सेडिमेंटेशन अपने साथ लेके आती है, एंड ये सेडिमेंटेशन कहीं ना कहीं इस एरिया की बायोडाइवर्सिटी का वन ऑफ द रीजन है, क्योंकि बारिश आपकी बे ऑफ बंगाल ब्रांच से आती है मानसून की, एंड प्लस ये जो रिवर है ये पूरे एरिया की टोपोग्राफी को डिजाइन करते हैं, जहां पर किस तरह के पेड़, क्या इन्वायरमेंट, क्या क्लाइमेटिक कंडीशन मिलेगी, वो कहीं ना कहीं इन सभी फैक्टर पे डिपेंड करती है, इन सभी फैक्टर से डिटरमाइन होती है। तो कहीं ना कहीं इस पूरे एरिया की इकोलॉजी और बायोडाइवर्सिटी के ऊपर ये नेगेटिव इंपैक्ट कर सकता है। तीसरा मेजर प्रॉब्लम हमारे साथ, देखो जो हिमालय है, हिमालयन एरिया, अगर आप देखें तो ये पूरा एक यंग फोल्ड माउंटेन वाला एरिया है, जहां पर सिस्मिक एक्टिविटीज आज भी बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं, बिकॉज टेक्टोनिकली ये एरिया एक्टिव है आज भी। अब अगर यहां पर एक बड़ा डैम बनता है तो इससे डैम इंड्यूस्ड अर्थक्वेक की जो प्रोबेबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द प्रॉब्लम विद दिस एरिया, कि भाई यहां पर आपको वो भी रिस्क है। फिर वाटर शेयरिंग को लेके इंडिया, चाइना, बांग्लादेश, इन तीनों में डिस्प्यूट और टेंशन आपका और ज्यादा इंक्रीज हो सकता है, यानी इंटरनेशनल रिलेशंस के ऊपर इसके डीप और नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेंगे। अब यहां पर टेरेस्ट्रियल पार्ट की तो हमने बात की, साथ के साथ इकोलॉजिकल फ्लो किसी भी रिवर में इंपॉर्टेंट रहता है उस रिवर की बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करने के लिए। एंड अगर यहां पर चाइना इसके इकोलॉजिकल फ्लो को कंट्रोल करता है तो कहीं ना कहीं रिवर के अंदर आपकी सभी जो प्रॉब्लम्स, जो जैसे एक्वेटिक इकोसिस्टम की है, वो देखने को मिल सकती है,
कि इक्वेटिक इकोसिस्टम में सेडिमेंट्स नहीं आ रहे हैं, न्यूट्रिशंस नहीं आ रहे हैं, तो पॉपुलेशन बायोडाइवर्सिटी की यहाँ पर डिक्लाइन करेगी। प्लस इस पूरे प्रोजेक्ट को एस्टैब्लिश करने के लिए देयर विल बी लार्ज स्केल डिफॉरेस्टेशन। पहले ही दुनिया क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम से जूझ रही है और ये उस प्रॉब्लम को और ज्यादा एम्पलीफाई करेगा। तो यहां पर आपको याद रखना है ब्रह्मपुत्र रिवर के जो फ्लड प्लेन्स हैं इंडिया के लिए क्या इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो ये फर्टाइल प्लेन्स कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर को सपोर्ट करते हैं, असम और बांग्लादेश दोनों एरिया में। इंडिया के बहुत सारे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स इसी के ऊपर डिपेंडेंट है। तो जो हमने पेरिस एग्रीमेंट के अंडर 500 गीगावाट नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी की बात की थी, या 50% जो हमने बात की थी कि भी हम कहीं ना कहीं रिन्यूएबल सोर्स से एनर्जी जनरेट करेंगे, तो उस कमिटमेंट को पूरा करने में हम असफल हो सकते हैं अगर ऐसी चीज देखने को मिलती है, ऐसे बड़े प्रोजेक्ट्स देखने को मिलते हैं। ये आगे आने वाले समय में जो रेयर्स और यूनिक स्पीशीज आपको इस एरिया में देखने को मिलती हैं और यूनिक इकोसिस्टम देखने को मिलते हैं, उसके ऊपर भी नेगेटिव इंपैक्ट डालेगा। एंड ये रिवर अगर आप देखें तो पूरे नॉर्थ ईस्ट के कल्चर का पार्ट है, उनके सोशो इकोनॉमिक प्रैक्टिसेस कहीं ना कहीं इसके ऊपर डिपेंड करती है, तो उसके ऊपर भी इसका इंपैक्ट पड़ेगा। अब यहां पर किया क्या जा सकता है इस पूरी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए? तो पहली चीज तो डाटा शेयरिंग को आप स्ट्रेंथन कीजिए। टाइमली और करेक्ट आपको डाटा हमारे साथ शेयर करना होगा। मींस यहां पर एक एक्सपर्ट लेवल मैकेनिज्म को डेवलप करने की जरूरत है जो कि डाटा को एक्सचेंज करे ड्यूरिंग एंड बिफोर आपके फ्लड सीजन से पहले। साथ के साथ सस्टेनेबल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स को प्रमोट करने की जरूरत है जिनका मिनिमल इंपैक्ट हो एनवायरनमेंट के ऊपर। यहां पर ज्वाइंट रिसर्च को प्रमोट करना चाहिए, एक कोलैबोरेटिव स्टडी को प्रमोट करना चाहिए वाटर की मैनेजमेंट को लेके एंड फ्लड मिटिगेशन को लेके। एंड एडवांस वाटर शेयरिंग डायलॉग्स आप पहले से ही स्टार्ट कर दीजिए ताकि इक्विटेबल रिसोर्स शेयरिंग के ऊपर हम फोकस कर सके कि कितना पानी किस देश को मिलेगा, चाहे हम बात कर रहे हो इंडिया की, चाइना की या बांग्लादेश की। तो सबको कितना शेयर मिलेगा वो आपको यहां पे डिफाइन करना चाहिए। अब अगले आर्टिकल में अगेन हम देख लेते हैं कि क्या हम पढ़ रहे हैं। हम एवरेज हाउस होल्ड स्पेंडिंग के बारे में बात कर रहे हैं जो 3.5% से इंक्रीज हुई है पिछले एक साल में। अब इसमें यह कहा जा रहा है कि अलग अलग सेगमेंट्स में जो स्पेंडिंग है वो इंक्रीज हुई है, उसको हम समझेंगे। बट यहां पर प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा बहुत डाटा इंपॉर्टेंट है एंड प्लस यहां पर आपको एक गिनी कोफिशिएंट है, ये टर्म को भी समझना बहुत जरूरी रहेगा। प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से आपको ये याद रखना जरूरी है। मेंस पर्सपेक्टिव से गवर्नेंस टॉपिक में आप इसका यूज कर सकते हैं जहां पर आप पॉलिसीज के बारे में बात करते हैं, उनकी इफेक्टिविटी के बारे में बात करते हैं। जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना कितनी इफेक्टिव है उसके बारे में आपको इस सर्वे से पता लग सकता है, तो उसमें भी आप इसको यूज कर सकते हैं। एंड इकोनॉमी की कंडीशन को अगर आपको किसी क्वेश्चन में बताना है तो उसमें भी इस डाटा का यूटिलाइजेशन रहेगा। आइए अब शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की। देखिए अभी रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन ने अपने हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे की रिपोर्ट को रिलीज किया। अब ये जो रिपोर्ट है ये आपका नेशनल सैंपल सर्वे ऑफ ऑफिस जो है NSSO ये मेंटेन करता है, ये मैनेज करता है एंड इसके लिए टाइम टू टाइम आपके सर्वे कंडक्ट किए जाते हैं। अब इसमें ऑब्जेक्टिव क्या है? सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है कि हम इकोनॉमी का असेसमेंट करना चाहते हैं कि क्या कंजम्पशन ट्रेंड चल रहा है और उसके अकॉर्डिंगली हम अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज को डिजाइन कर सके, तो उसमें ये हेल्प करता है। तभी कहा ना कि इकोनॉमी के GS पेपर 3 में, यानी UPSC के GS पेपर 3 में जहां पर इकोनॉमी टॉपिक है वहां पर इसका रेलेवेंस रह सकता है। इवन पॉलिसी फॉर्मेशन के टाइम पे पॉवर्टी के एस्टिमेट लगाने में, सोशल वेलफेयर स्कीम्स की टारगेटिंग के बारे में, कैसा उनका रिजल्ट रहा उसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन बताता है। तो इसी वजह से GS पेपर 2 में पॉलिसीज के बारे में जहां पर बात हो वहां पर आप इसको यूज कर सकते हैं गवर्नेंस टॉपिक के अंदर। यहां पर CPI जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है उसकी बास्केट्स में भी कुछ रिवाइज या अपडेट करना, इन्फ्लेशन को एक्यूरेट करना, उन सब में इसका यूटिलाइजेशन रहता है। प्लस यहां पर इनइक्वालिटीज कितनी इकोनॉमी में एग्जिस्ट करते हैं यानी गिनी कोफिशिएंट, उसके बारे में भी ये डील करता है। आइए अब समझते हैं इसके डाटा के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें। जैसे पहली चीज
यहां पर हम अगर बात करें दैट इज मंथली पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, दैट इज MPCE, इसमें आपको इंक्रीज देखने को मिला है। 2022-23 में अगर हम बात करें तो हमारी कंजम्पशन जितनी होती थी उससे 9% रूरल एरिया में और 8% अर्बन एरिया में इंक्रीज देखने को मिला है। दीज नंबर्स आर नॉट इंपॉर्टेंट, बट यस, ये नंबर इंपॉर्टेंट है कि कितना इंक्रीज देखने को मिला है। ओवरऑल अर्बन और रूरल एरिया में जो कंजम्पशन गैप है वो रिड्यूस हुआ है। जैसे 2011-12 में ये 84%, 84% हुआ करता था, फिर 2022-23 में 71% एंड नाउ इट इज 70%। somehow you can say रूरल एरिया में स्पेंडिंग आपकी इंक्रीज हो रही है एंड इसका जो मेजर रीजन है PM आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना एंड उज्ज्वला योजना एंड मनरेगा स्कीम को कहा जा रहा है। मतलब इनकम और इंफ्रास्ट्रक्चर और बेटर होता जा रहा है, गवर्नमेंट की स्कीम और बेटर वे में यहां पर रूरल एरिया को टारगेट कर पा रही है। ओवरऑल गिनी कोफिशिएंट यानी जो इकोनॉमी में इनइक्वालिटी रहती है, जैसे इनइक्वालिटी कैसे, अगर 0 है तो परफेक्ट इक्वालिटी है, 1 है तो ज्यादा इनइक्वालिटी है। तो कहते हैं कि भाई यहां पर आपके रूरल एरिया में इनइक्वालिटी पहले की तुलना में कम हुई है एंड अर्बन एरिया में भी सेम ट्रेंड देखने को मिला है, बट रूरल एरिया के मुकाबले अर्बन एरिया में ज्यादा आपको ये ईज करते हुए दिख रहा है। तो यहां पर आपको ये चीज याद रखनी है। अब रूरल एरिया में अगर हम बात करें तो आज की डेट में जो बॉटम 5% आपकी रूरल हाउस होल्ड है उनमें 22% आपकी स्पेंडिंग इंक्रीज हुई है, दैट इज देयर। वो एक इंपॉर्टेंट बात है। अर्बन एरिया में सेम टाइम पे थोड़ा रिलेटिवली कम डाटा आपको, मतलब कम इंक्रीज देखने को मिला है। अब यहां पर हाईएस्ट कंजम्पशन कहां पर देखने को मिले, सिक्किम में, यूटीज में चंडीगढ़ में, लोएस्ट छत्तीसगढ़ में एंड इवन अगर आप देखें तो ओवरऑल नॉन फूड आइटम्स के ऊपर स्पेंडिंग रूरल एरिया में और अर्बन एरिया में मेजॉरिटी पार्ट में रही है, जिसमें ट्रांसपोर्टेशन, क्लोथिंग, ड्यूरेबल गुड्स और रेंट मेजर पार्ट है आपका। फूड आइटम्स में बेवरेजेस, प्रोसेस फूड, डेयरी जो है ये डोमिनेटिंग फैक्टर्स रहे एंड एडिबल ऑयल के ऊपर स्पेंडिंग में आपको कमी देखने को मिली। तो ये चीजें यहां पर आपको याद रखनी है। अब इसमें ओवरऑल क्या इंप्लीकेशंस आपको देखने को मिलते हैं वो समझना बहुत जरूरी हो जाता है हमारे लिए। पहली चीज, रूरल जो ग्रोथ है वो डिपिक्ट कर रही है यहां पे कि जो रूरल कंजम्पशन इंक्रीज हुआ है इससे कहीं ना कहीं ओवरऑल इकोनॉमी बूस्ट हो सकती है। जैसे आपको पता होगा अप्रोक्सीमेटली 50% इंडियन पॉपुलेशन, मोर देन 50%, मेजॉरिटी पॉपुलेशन गांव में रहती है। जैसे महात्मा गांधी जी ने कहा था कि रियल इंडिया रिजाइड्स इन विलेजेस इटसेल्फ। तो यहां पर आपको याद रखना है कि भाई रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव हुआ है, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हुई है, PM किसान और उज्ज्वला योजना के यहां पर बहुत बेनिफिट देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से रूरल कंजम्पशन इंप्रूव हुई है। गिनी कोफिशिएंट इंप्रूव होने का मतलब है कि भाई वेलफेयर प्रोग्राम आपके सक्सेसफुल रहे हैं, जिससे डिस्पैरिटी कम हो रही है, मार्जिनल सेक्शंस को बेटर गुड्स एंड सर्विसेज डिलीवर हो पा रहे हैं। इन्फ्लेशन की बात की जाए तो इसमें CPI को और ज्यादा रिफाइन किया गया ताकि हम जिस चीज के ऊपर, जैसे फूड और नॉन फूड आइटम्स के ऊपर आज की डेट में स्पेंडिंग कर रहे हैं, उसको यहां पर इंक्लूड करके हम बेटर वे में इन्फ्लेशन को रेगुलेट कर पाएंगे इकोनॉमी में। रीजनल डेवलपमेंट नीड्स के बारे में बात की गई, रीजनल डिस्पैरिटी इंक्रीज हो रही है। छत्तीसगढ़, झारखंड एरिया वो है जहां पर आपकी टारगेटेड पॉलिसीज अभी भी पहुंच नहीं पा रही है। यहां पर हेल्थ, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और जॉब क्रिएशन के ऊपर आपको फोकस करना होगा एंड साथ के साथ यहां पर इंक्लूसिव ग्रोथ इंडिकेटर्स में कहीं ना कहीं प्रोग्रेस देखने को मिली है, बट स्टिल अ लॉट नीड टू बी डन। बहुत कुछ करने की जरूरत अभी भी है, तो इसके ऊपर हमें फोकस करना होगा। आइए अब बात करते हैं आज के आखिरी आर्टिकल की, जहां पर इस कॉन्सेप्ट का, मरीन हीट वेव का रेलेवेंस है प्रीलिम्स से, इसके इंपैक्ट का रेलेवेंस है प्री और मेंस दोनों से। तो आइए शुरुआत करते हैं और जानते हैं इस पूरे आर्टिकल के बारे में। देखिए, सबसे पहले तो 2014 से 16 के बीच में मरीन हीट वेव्स जो आपको पैसिफिक ओशन में देखने को मिली है, खासकर अलास्का वाले एरिया में, इससे एक स्पीशीज है कॉमन मुरीर। इस बर्ड स्पीशीज के ऊपर, सी बर्ड स्पीशीज के ऊपर बहुत इंपैक्ट पड़ा है इस मरीन हीट वेव का।
अब यहां पर आपको समझना होगा हीट वेव होता क्या है। जब ओशन के अंदर आपका इंटेंस, प्रोलॉन्ग और एक्सपेंसिव वार्मिंग देखने को मिले, इसको आप हीट वेव कहते हैं। अब इसकी ड्यूरेशन कोई ऐसा नहीं है कि एक दिन की है या एक हफ्ते की है, एक हफ्ते से एक साल लंबी भी हो सकती है। अगर एरिया की बात करें तो छोटे से एरिया से लेके एक बहुत बड़े एरिया के ऊपर भी इसका इंपैक्ट हो सकता है। एंड टेम्परेचर की बात करें तो यहां पर जब भी ओशन टेम्परेचर आपका राइज करता है एवरेज टेम्परेचर से ऊपर, इसको आप मरीन हीट वेव की कैटेगरी में काउंट करते हैं। अब ये क्लाइमेट चेंज के कारण भी हो सकता है। एटमॉस्फेरिक पैटर्न्स जो जैसे विंड के हैं जो चेंज हो रहे हैं, उसकी वजह से भी हो सकता है। या ओशन का वाटर प्रॉपरली, जैसे कोल्ड वाटर आता है ना आपका पोल से और हॉट वाटर इक्वेटर से, तो इनकी मिक्सिंग ठीक से नहीं हो पा रही है, उसकी वजह से भी ये हो सकता है। अब इससे क्या इंपैक्ट देखने को मिला? पहली चीज तो मास मोर्टेलिटी देखने को मिली। देखिए, ये जो हीट वेव होती है जनरली कोरल्स और केल्प फॉरेस्ट के लिए बहुत नेगेटिवली इंपैक्ट करती है। अब कोरल में जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है, आपका जूजेंथ्रिन चला जाता है। अब ऐसे केस में प्रॉब्लम ये आती है कि ये आगे चलकर फूड प्रोवाइड करते हैं, तो पूरे इकोसिस्टम के ऊपर इसका इंपैक्ट पड़ता है। तो यहां पर केल्प और कोरल्स के ऊपर इसका नेगेटिव असर पड़ा है, जिससे ट्रॉफिक कास्केडिंग इफेक्ट देखने को मिल रहा है। मतलब लोअर ट्रॉफिक लेवल यानी प्लैंकटॉन्स आपके मर गए और फूड की शॉर्टेज होने लगी है, जिससे इंपैक्ट प्रेडेटर्स के ऊपर भी पड़ रहा है। अब ऐसा ही एक एग्जांपल दिया है कि भाई सी बर्ड्स, फिश, मरीन मैमल्स सभी की रिप्रोडक्शन के ऊपर नेगेटिव असर पड़ा है इस पूरी मरीन हीट वेव का, एंड इनकी मोर्टेलिटी इंक्रीज हुई है। जैसे कॉमन मोरे जो आपको अलास्का में देखने को मिलती है, इसकी पॉपुलेशन में 50 to 70-80% डिक्लाइन देखने को मिला है रिसेंट टाइम में। लॉन्ग टर्म इंपैक्ट की बात करें तो इस पूरे शिफ्ट का, टेम्परेचर शिफ्ट का कहीं ना कहीं एक नेगेटिव असर ये रहता है कि ये ओशन की कैपेबिलिटीज अपनी बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करने की वो रिड्यूस कर देती है। यानी जो रेजिलियंस था ओशन के अंदर वो ओवरऑल आपका रिड्यूस हो जाएगा। एंड अगर जितना सीवियर होता जाएगा वो उसकी होगा भी, क्योंकि क्लाइमेट चेंज की वजह से आप ये मान के चलो कि ये फर्दर और ज्यादा इंटेंसिफाई होने वाला है, फ्रिक्वेंट होने वाला है, तो हमें इसके लिए कुछ इफेक्टिव स्टेप्स लेने जरूरी हैं। तो यहां पर आप याद रखना, कॉमन मोरे सी बर्ड जो है इसकी 40 मिलियन जो इंडिविजुअल्स हैं वो मर चुके हैं अभी। अब की फाइंडिंग्स में अपने पास कोई एविडेंसेस तो ये नहीं है कि एक्चुअल में इस हीट वेव के बाद क्या ओशन अपने आप को रिकवर कर पाया, बट यहां पर यह कहा जाता है कि आप ग्लोबल एक्शंस के ऊपर फोकस कीजिए कि कैसे ग्रीन हाउस गैस एमिशन को आप कम कर सके ताकि ओशन वार्मिंग कम हो। इंटरनेशनल एग्रीमेंट जैसे पेरिस अकॉर्ड्स या हेल्थ से रिलेटेड जो भी आपके इनिशिएटिव्स हैं, आप उनको थॉरली कहीं ना कहीं इंप्लीमेंट कीजिए। प्लस मॉनिटरिंग एंड रिसर्च को प्रमोट करने की जरूरत है ताकि हम मरीन हीट वेव का क्या इंपैक्ट होता है इकोसिस्टम के ऊपर एज अ होल उसको समझ सके, एंड स्पीशीज की रिकवरी के ऊपर, इकोसिस्टम के रेजिलियंस के ऊपर फोकस कर सके। यहां पर कंजर्वेशन के ऊपर भी हमें फोकस करना चाहिए। जो क्रिटिकल हैबिटेट्स हैं मेजर स्पीशीज के, उनको हम आइडेंटिफाई करें, आइडेंटिफाई करके उनको हम रिस्टोर करें, प्रमोट करें उनकी रिस्टोरेशन को, वैसा हमारे को जरूरत है। एंड पब्लिक अवेयरनेस की जरूरत है बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए। विदाउट पब्लिक कहीं ना कहीं पार्टिसिपेशन इस चीज को अचीव करना उतना ही मुश्किल रहेगा। लास्ट में आई विल से कि देखो, एक स्ट्रॉन्ग इंटरनेशनल कमिटमेंट की जरूरत है, एक सस्टेनेबल पॉलिसी की जरूरत है, जिससे ओवरऑल आप मरीन पोल्यूशन की जो प्रॉब्लम है इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो आई होप आपको आज के लेक्चर के सभी टॉपिक समझ में आए हों। अगर लेक्चर के सभी टॉपिक समझ में आए हैं तो जाने से पहले एक बार लाइक बटन को जरूर से दबाना। आज के लिए इतना ही था। मैं विवेक शर्मा आपसे इजाजत चाहूंगा। धन्यवाद।